Hi guys, myself Amar Gupta and you are welcome in my channel Mind On. Today I am going to discuss an important chapter of class 7th, that is acids, bases and salts. So in this chapter, acid, base and salts are described. That what is acids, what is bases and what is salts. So today we are going to see that what is acids, what is bases and what is salts, and what is the difference between acids, bases and salts. So let's start this chapter. Acids, bases and salts. तो आपको गाइस पहले एसिड्स मिल रहा है, तो मतलब आपको पहले यही नहीं पता कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। तो आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो यही आपको जानना होगा कि व्हाट इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो आइए देखिए एसिड्स आखिर होते क्या हैं, एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो एसिड्स जो आपके होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट में वो खट्टे होते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। इसको लिख लीजिए आप, सॉर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। अब गैस कोरोसिव क्या होता है? गैस कोरोसिव ऐसे या किसी सब्सटेंस से अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो वो जो सब्सटेंस होगा अदर वाला वो खराब हो जाएगा। कोरोसिव यही होता है कि यानी किसी सब्सटेंस से अगर ये मिल जाता है तो वो सब्सटेंस खराब कर देता है। ये कोई भी मेटल से मिल जाए तो मेटल को जंग लगा देगा, उसके ऊपर खराब कर देगा, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव। अब देखिए आपका बेसिस क्या दिया हुआ है, एसिड्स का आपका दो पॉइंट मेन पॉइंट है, सॉर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। अब आपका देखिए बेस क्या होता है, बेसिस। अब गाइज ये तो आपका था खट्टा, अब जो बेसिस होंगे आपके कड़वे होंगे, यानी कि ऐसी चीज जो कड़वे होंगे वो हो जाएंगे आपके बेसिस। तो आप क्या ले सकते हैं, बीटर इन टेस्ट, या इनका एक और लिख सकते हैं सोपी इन टच। छूने जब आप इनका टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई सोप साबुन की तरह टच करेंगे तो लगेगा सोपी इन टच। और गाइस आपका जो सोप बना होता है वो भी बेसिस से बना होता है, ज्यादातर सोप बेसिस से बने होते हैं। अब साल्ट्स देखिए क्या कर रखा है, साल्ट्स आपका होता है न्यूट्रल, यानी कि वो एसिड्स और बेसिस से फॉर्म होता है। यानी कि जब एक एसिड और एक बेस आपका रिएक्ट करेगा एक साथ तो आपको मिलेगा साल्ट, जो क्या होता है न्यूट्रल। लीजिए न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि नेचर में न्यूट्रल होता है। और किस तरह बनता है, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, यानी कि जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा साल्ट। अब देखिए आप जो एसिड्स है इसी को आप ब्रीफली में पढ़िए, यानी कि इसी को आप थोड़ा हम एसिड्स का जो ये चैप्टर है इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, यानी कि एसिड्स को थोड़ा बड़े में पढ़ेंगे कि एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, एसिड कौन कौन से होते हैं। तो आइए इसको भी पढ़ देते हैं। तो गाइस पहले आप ये जानिए कि जिसमें एसिड होगा, यानी कि जो सब्सटेंस में एसिड होगा उसको आप बोलेंगे एसिडिक सब्सटेंस, यानी कि दी सब्सटेंस विच कंटेन एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, यानी कि जिसके पास एसिड है उसको बोल सकते हैं एसिडिक सब्सटेंस। अब देखिए आपका टाइप्स ऑफ एसिड कितना दे रखा है, तो एसिड में ही आपको ब्रीफली पढ़ने के लिए अब देखिए टाइप्स ऑफ एसिड। यानी कि एसिड्स के कितने टाइप होते हैं। तो गाइस इसमें आपको फर्स्ट टाइप आपका होगा ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर टाइप होगा इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड का उल्टा ही इनऑर्गेनिक एसिड होगा। देखिए अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है एंड इनऑर्गेनिक एसिड आखिर असल में होता है क्या। आपका फर्स्ट नंबर है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो गाइस ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपके होते हैं वो होते हैं नेचुरली, या जो हमें प्राकृतिक से मिल जाए
एसिड्स के रूप में प्रकृति से ही मिल जाएं उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। तो दी एसिड्स डेट आक्योर नेचुरली, यानी कि जो नेचुरली आक्योर होते हैं, नेचुरली हमको मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड्स, नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड्स, जो नेचुरली हमको मिला हुआ एसिड से उसे ही आप बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। तो गाइज इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स में आखिर? तो आपका ऑर्गेनिक एसिड्स में एग्जाम्पल हो जाएगा जो लेमन, जो नींबू आता है इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जो आपका टमाटो आता है इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो यही सब आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो आपका कर्ड होता है या जो दही होता है इसमें आपको मिलता है लैक्टिक एसिड। तो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो गाइस ये तो थे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड्स। अब देखिए इनऑर्गेनिक एसिड्स आखिर क्या होता है। इसी का अपोजिट है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो मैन मेड होगा लेकिन वो भी नेचुरली सब्सटेंस से बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने सब्सटेंस से कुछ बना देंगे, जो नेचर से सब्सटेंस ऑब्टेन करेगा मेन, उसी को वो मैन मेड करेगा, यानी कि नेचुरली से ही मैन बनाएगा, नेचर वाले चीजों से ही खुद एक एसिड बना देगा वो। तो इसी को आप भी, इसको भी आप लिख लीजिए। आपका नेक्स्ट टाइप है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड में हम लिख सकते हैं मैन मेड एसिड या द एसिड्स which can be formed by naturally obtained things, यानी कि ऐसा एसिड जिसको बनाया जा सकता है नेचुरली ऑब्टेन्ड थिंग्स, यानी कि जो नेचर से मिलते हैं चीज उसी से इसको एसिड को बनाया जाता है। यानी कि हमको एसिड जो मिलता है वो बना नहीं मिलता है, यानी कि एसिड्स के रूप में नहीं मिलता है, इसको हमें बनाना पड़ता है। जो कोई भी सामान मिलेगा तो उसको रिएक्ट कराएंगे एक दूसरे से, तब ये एसिड हमारा बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? मैन मेड एसिड, यानी जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो मैन मेड एसिड्स बाय यूजिंग नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस को उपयोग में लेते हुए जो एसिड बनाया गया हो, इसी को आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लिख लीजिए इसमें HCl लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपका क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं या SO4। और आपके एसिड्स के एग्जांपल दे रखे हैं नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, ये सब भी आपके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें आपको 2 लिखा दे रहा हूँ, आपको बुक में जितने भी दिए होंगे आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं खुद। तो इस तरह आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स को और क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स को बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? नॉन एज लिख लीजिए, नॉन एज, इनकी एक नाम से और आता है नॉन एज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। इस तरह गाइड हमने एसिड्स का टाइप देखा। अब देखिए ये तो जो आपका एसिड का टाइप था ये नेचुरली और मैन मेड पे क्लासिफाइड किया गया था। अब आगे आपका एसिड्स का टाइप दिया है कि कौन ऐसा एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ऐसा एसिड जो वीक एसिड हो, यानी कि जिसमें एसिडिक के सब्सटेंसेस जो एसिडिक ज्यादा होगा उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एसिडिक कम होगा उसे बोलेंगे वीक एसिड। यानी कि अब एसिडिक पे कितना, उसके नेचर पे वो कितना एसिडिक नेचर का है इस पे बांट दिया गया है। अभी तो ये था आपका नेचुरली मिला है या मैन मेड, इस पे बांटा गया है इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब जो आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है ये आपका है कि ये चीज कितनी एसिडिक है, ये एसिड तो है बट कितना एसिडिक है, तो इस पे आपको बांटा गया है। यानी कि आपको बांटा गया है क्वांटिटी ऑफ एसिडिक, क्वांटिटी ऑफ एसिडिक, यानी कि एसिडिक की मात्रा कितनी है इसमें।
ये था आपका पहला क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड। अब गाइस आपका दूसरा इसमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है एसिड्स पे, यानी कि इसमें एसिड कितना है, इसमें एसिड कितना कम है, कितना ज्यादा। तो एक आपका मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो मजबूत एसिड, इसमें एसिडिक की मात्रा ज्यादा है, तो इसका आप डिफिनेशन कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा गाइस, वो जब आप पानी में उसको मिलाएंगे तो वो अपने जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे वो छोड़ देगा। पहले तो आप ये जानिए कि जो एसिड्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन के एटम आपको जरूर ही मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन के एटम्स नहीं है तो समझ लीजिए वो एसिड नहीं है। जैसे आपका है H2SO4, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटम है, H ही तो हाइड्रोजन है आपका, यानी कि आपका हाइड्रोजन प्लस का एटम है, तो यानी कि एसिड है। बट इसमें हाइड्रोजन प्लस का एटम अगर ज्यादा होगा तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और हाइड्रोजन जो एटम का है वो H प्लस का जो मॉलिक्यूल अगर कम होगा तो वो होगा वीक एसिड। तो यही आपका था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसमें यही दिया है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में। तो आप H2SO4 ले लीजिए या HCl ले लीजिए, सब में आप देख सकते हैं H मिलेगा, H आपको जरूरी मिलेगा क्योंकि H है, इसलिए तो वो एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो एसिड नहीं होगा। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको ये बताया गया है कि ऐसे एसिड्स जिनको पानी में मिला दिया जाए तो वो सारे हाइड्रोजन एटम अपने छोड़ देंगे, वो अपने सारे हाइड्रोजन एटम जो हैं उसको अलग कर देंगे पानी में, तो वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, डिसोसिएट, डिसोसिएट में सेलेक्ट कर देना, डिसोसिएट हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर, यानी कि अगर इन एसिड्स को, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, अगर इनको वाटर में आप कर देंगे तो ये अपने हाइड्रोजन एटम्स सारे छोड़ देंगे। तो यही आपका हो गया डिसोसिएट हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर। अब देखिए वीक एसिड क्या होगा, इसमें एग्जांपल लिख दीजिए आप। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आपके जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि इनको ऐसे इनका यूज करना हानिकारक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है कि इनको इस तरह टच करो, सब इसके लिए मशीन से आते हैं, ऐसे नहीं इसको आप टच कर सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब देखिए वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स जो होंगे वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे क्योंकि वीक एसिड्स हैं, यानी कि एसिडिक की मात्रा में उसमें कम है। तो वीक एसिड्स जो होंगे इसी का अपोजिट होगा, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो छोड़ दे रहा है पानी में, पानी मिलाने पे हाइड्रोजन एटम अपना अलग कर देगा। बट जो वीक एसिड्स होंगे उसमें हाइड्रोजन एटम पूरी तरह अलग नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रह जाएगा, पूरी तरह अलग नहीं करेगा वो सब्सटेंस हाइड्रोजन के एटम्स। तो लिख लीजिए, डज नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स क्या कि पूरी तरह नहीं डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन एटम्स। एग्जांपल में आपका इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, यानी कि जो विनेगर में यूज होता है एसिटिक एसिड, टर्टरिक एसिड, टर्टरिक एसिड जो आपके हल्दी में होता है, हमारे टर्टरिक एसिड आपका हल्दी में होता है, टर्मरिक में होता है। तो इस तरह गाइस आपका जो ये क्लासिफिकेशन एसिड्स का ये होता है कंप्लीट। अब आगे देखिए आपका क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ एसिड हमने देख चुका, एक नेचुरली मिलता है, नेचर पे कर दिया कि आखिर मिल कहाँ से रहा है, तो एक नेचुरली मिल गया था, हमको मैनमेड था। दूसरा क्लासिफिकेशन इसने कर दिया कि एसिड्स में जो है वो क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या है, किसमें एसिड ज्यादा है किसमें कम है, तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बांट दिया। अब देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, आपके आगे आपको दे रखा है डिल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स। अब डिल्यूट एसिड्स क्या होते हैं गाइस, तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, डिल्यूट एसिड्स। अब गाइस डिल्यूट एसिड्स जिसमें आपका वाटर का जो क्वांटिटी होगा, ये समझिए आप, जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होगा और एसिड्स का क्वांटिटी कम होगा, उसे आप बोलेंगे डिल्यूट एसिड्स। यानी कि दी एसिड्स इन विच एसिड
द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज लेस एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर इज कॉल्ड डिल्यूट एसिड। और कॉन्सनट्रेटेड एसिड आपका क्या होगा, इसी का अपोजिट, कॉन्सनट्रेटेड एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड इसी का आपका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो वाटर का क्वांटिटी होगा वो कम होगा और एसिड का क्वांटिटी ज्यादा होगा। यानी कि द एसिड्स इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेस देन एंड क्वांटिटी ऑफ एसिड्स इज मोर देन इट इज कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स। यानी कि गाइस इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स है इसी से आपका बनेगा डिल्यूट एसिड। यानी कि अगर हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड में और वाटर मिला दें तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, फिर एसिड भी कम हो जाएगा। यानी कि वाटर के अपेक्षा में जो एसिड का कम हो जाएगा। यानी कि आपका जो डिल्यूट एसिड बनेगा वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड से ही बनेगा। तो गाइज मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या दे रखा है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की पूरी प्रॉपर्टी बताएगी, एसिड्स क्या किस तरह क्या नहीं होता है। जैसे आपको दो प्रॉपर्टी बताया गया कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। यानी कि जो एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में और कोरोसिव होते हैं नेचर में। यानी कि कोरोसिव बता ही चुका मैं आपको, किसी भी चीज को खराब कर सकते हैं। अब ब्रीफली देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब यही प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स थोड़ा ब्रीफ में देखिए। तो दो तो आपका हो ही गया, सॉर इन टेस्ट लिख लीजिए एंड कोरोसिव इन नेचर। अब देखिए आपका क्या दे रखा है आगे, ये आपका दे रखा है ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जितने भी एसिड्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे वाटर में। ऐसा नहीं है कि एसिड्स वाटर में सॉल्युबल ना हो। सॉल्युबल मींस क्या होता है गाइस, सॉल्युबल मींस जो घुल जाए वाटर के साथ, जो वाटर के साथ घुल जाए उन्हीं को सॉल्युबल बोलेंगे। तो जितने भी एसिड्स होंगे वो वाटर के साथ घुल जाएंगे। तो लिख लीजिए ऑल एसिड्स सॉल्युबल इन वाटर अब आपका नेक्स्ट दे रखा है, जो एसिड्स होंगे अगर उनको मेटल से आप रिएक्ट करा देंगे, मेटल से यानी कि धातु से अगर आप इसका रिएक्शन करा देंगे, अगर एसिड्स को आप धातु के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको वो मिलेगा हाइड्रोजन। यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस वो जरूर देगा। तो ये भी लिख लीजिए आप, ऑल एसिड्स, एसिड लिख लीजिए, एसिड्स रिएक्ट विथ metals then produce hydrogen atoms then produce hydrogen gas। लिख लीजिए गैस, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगा आपको, then produce हाइड्रोजन गैस। अब इसका एक एग्जांपल भी आप लिख लीजिए। आप एक एसिड ले लीजिए और एक मेटल ले लीजिए और दोनों को रिएक्ट कराइए, देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो अब एसिड आप एक क्या ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको मिलेगा और भी कुछ मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपको जरूर मिलेगा। तो एसिड की जगह आप लीजिए HCl। क्या लिख लेंगे आप, HCl ले लीजिए। तो आपको HCl का जो है उसको आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। HCl का क्या 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल पे काम नहीं चलेगा। तो HCl का आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब आप मेटल ले लीजिए, मेटल आप लीजिए मैग्नीशियम ले लीजिए आप। अब आप जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा MgCl2 मिलेगा आपको, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया। इसके साथ आपको मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आपको मिलने से मतलब था गाइस। यानी कि प्रॉपर्टीज में आपको ये बताएगी कि अगर एक एसिड से और आप मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस जरूर मिलेगा, और चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपको हाइड्रोजन गैस मस्ट है मिलना। तो ये भी आपका था एक प्रॉपर्टी जो है। अब आगे देखिए आपको क्या रखा है। अब यूजेज ऑफ एसिड्स दे दिया है, क्या दे दिया आपको गाइस, यूजेज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स का यूज क्या है, तो भी लिख लीजिए।
यूजेज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं या कहाँ कहाँ एसिड्स यूज होते हैं। तो इसमें इसमें आप देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन डिटर्जेंट, इन मेकिंग डिटर्जेंट। तो आप इसको लिख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का, पहले आप लिख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, यानी कि जो डिटर्जेंट्स जिस तरह फर्क आते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही ज्यादातर बनते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स एंड ये आपका ये जो फैक्ट्री में भी काम आएगा, जैसे जो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये फैक्ट्री में भी काम आएगा क्योंकि डिटर्जेंट का काम करेगा ना। जैसे आप ग्लास फैक्ट्री में लीजिए तो ग्लास फैक्ट्री में जो ग्लास की सफाई करेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही हो जाएगा। तो फैक्ट्री में भी काम आ सकते हैं, यूज्ड इन ग्लास फैक्ट्री, ये भी आप लिख सकते हैं। यूज्ड इन पेपर फैक्ट्री, यानी कि जो पेपर फैक्ट्री जो पेपर को साफ करना होता है, जैसे पेपर बनता है पेड़ से, लेकिन पेड़ को जब जो उसका पेड़ में से लाते हैं उसको साफ करना होता है ना, तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड से साफ कर सकते हैं। तो इससे भी इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अब देखिए नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। तो लिख लीजिए ये भी नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, रेयन बनाने में काम आता है आपका। रेयन कपड़ा होता है, इसको भी कुछ काम आता है बनाने में। रेयन, तो लिख लीजिए रेयन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि सिल्क की तरह ही दिखने वाला कपड़ा रेयन कहते हैं। ये आपको मार्केट्स में अगर रेयन का मांगे कपड़ा भी तो मिल सकता है, क्योंकि रेयन होता है रेयन आर्टिफिशियल सिल्क, यानी सिल्क की तरह दिखता है। तो ये भी बनाने में काम आता है ये। और दवा बनाने में काम आता है, ड्रग्स, ईटीसी लिख लीजिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि गाइस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज दे रखा है कि मेटल्स को अलग करता है, यानी कि जो मेटल्स है उन्हें अदर सब्सटेंस से अलग करेगा, यानी जंग वंग नहीं लगने देगा जल्दी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, यानी कि मेटल्स को अलग सब्सटेंस से थोड़ा दूर रखने के लिए, यानी कि उसके साथ रिएक्ट ना करे। तो इसका काम होता है HCl एसिड का। ये स्विमिंग पूल्स में काम आता है कि स्विमिंग पूल्स में अलगे ना लगे, यानी अलगे मीन्स क्या, जो काई लग जाता है। हम देखते हैं कि घर में हमारे जहाँ वाटर ज्यादा बहता है काई लग जाता है, तो स्विमिंग पूल्स में तो हमेशा पानी बहता है, तो वहाँ काई क्यों नहीं लगता है गाइज, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। तो लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन separate metals from other substances। तो गाइस इस तरह आपका यूजेज ऑफ एसिड्स देख रहे हैं आप। तो आप आगे दे रखा है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का भी आप जानते ही ये विनेगर में होता है। तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन विनेगर। विनेगर क्या करता है, विनेगर जैसे आपका चाउमीन है, चाउमीन विनेगर पड़ता है क्योंकि थोड़ा खट्टा कर देता है विनेगर को। तो एसिटिक एसिड इज इन विनेगर फॉर सॉरनेस टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि जो खट्टापन टेस्ट हो रहा है फूड का, इसके लिए। आगे आपका दे रखा है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड का यूज क्या होता है, तो गाइस कार्बनिक एसिड का यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक में, आप समझ लीजिए। जो कार्बनिक एसिड का कोल्ड ड्रिंक में होगा, जो टेंगी टेस्ट होता है, जो कोल्ड ड्रिंक का टेंगी टेस्ट होता है, यानी कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो आपके जीभ में किस तरह टेंगी टेस्ट आता है, तो उसी को होता है कार्बनिक एसिड के कारण। कार्बनिक एसिड होता है इसलिए आपको टेंगी टेस्ट मिलता है। जो टेंगी टॉफी आती है उसमें भी आपको देखेंगे टेंगी टेस्ट मिलता है, तो भी होता है कार्बनिक एसिड के साथ। जो टिंगो टॉफी आता है, ये सब कार्बनिक एसिड, ये सब एसिड्स का यूज था। तो इस तरह का है, तो एसिड्स का आपका दिया हुआ है टॉपिक वो होता है फिनिश, आपके में इतना ही दिया हुआ है। अब आगे देखिए बेस। बेस क्या होते हैं, देखिए आज इसको भी कर लेते हैं। अभी नहीं टाइम हुआ। अब
तो गाइस देखिए बेसिस आपको मैं बता चुका हूँ, बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, यानी कि ये टेस्ट में होते हैं कड़वे और छूने पे जिससे सोप यानी कि जैसे साबुन की तरह छूने में होते हैं। तो अब देखिए बेसिस को थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। इसमें आपको पहले रखा है टाइप्स ऑफ बेसिस, जैसे इसमें था टाइप ऑफ बेसिस, इस तरह इसमें टाइप्स ऑफ बेसिस। तो इसमें टाइप्स ऑफ बेसिस में आपका दिया है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो आप पहले ये समझिए गाइस, अगर बेस है आपका, जैसे आपका एसिड था उसमें हाइड्रोजन के एटम जरूर थे, तो इस तरह अगर आपका बेस है तो इसमें OH माइनस ये भी एटम्स आपको जरूर मिलेंगे, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के भी एटम्स मिलेंगे आपको अगर वो आपका बेस है। अब देखिए आपको बेस में किस तरह हाइड्रोक्साइड के एटम मिलेंगे, यानी कि ये तो आपको मिलेगा अगर बेस में हाइड्रोक्साइड के एटम है, समझ लीजिए बेस है वो, हाइड्रोक्साइड के एटम जरूर मिलेंगे आपको बेस में। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ बेसिस में पहले तो 2 टाइप्स ऑफ बेस होते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द अदर वन वीक बेसिस। तो गाइस आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स में था कि जो एसिड्स अपना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पूरा अलग कर दें पानी में, तो उसे बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरह बेस में आपका है जो अपना OH का एटम है, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड का एटम है उसे पूरी तरह डिसोसिएट कर दे, पूरी तरह निकाल दें, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड एटम्स कंप्लीटली इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर इनको भर देंगे बेसिस को तो अपने हाइड्रोक्साइड का एटम कंप्लीटली अलग कर देंगे। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस में, तो आपका इसमें हो जाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, देखिए वीक बेस। तो वीक बेस में भी इसका अपोजिट हो जाएगा, जो अपना हाइड्रोक्साइड का एटम पूरी तरह डिसोसिएट ना करें। तो क्या लिखेंगे, डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड एटम्स कंप्लीटली। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपका नेक्स्ट दे रखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे बिग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का आप देख ही चुके हैं। अब देखिए इसी तरह आपका आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आप इस पहले ये भी लिख लीजिए अल्कालीज क्या होते हैं, अल्कलाइज क्या होता है। वीक, आपने स्ट्रॉन्ग बेस देखा, वीक बेसिस देखे। अब गाइस जो आपका एसिड्स था उसमें आपने देखा था जो सारे एसिड्स थे वो सारे सॉल्युबल थे वाटर में, लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ बेसिस सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में, कुछ बेसिस सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। तो अल्कलाइज क्या होते हैं, तो अल्कलाइज ऐसे बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल होंगे वाटर में उन्हें बोलेंगे आप अल्कलाइज, जो बेसिस सॉल्युबल होंगे वाटर में उन्हें आप बोलेंगे अल्कलाइज। तो अल्कलाइज भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखते हैं, इसके बाद यूज ऑफ बेसिस देखते हैं, इस तरह आपका बेस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो गाइस मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या दे रखा है आपको। तो इसमें पहले आप जानते हैं तीन प्रॉपर्टीज आप जान ही चुके हैं कि बेसिस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं कि वो सोपी इन टच होते हैं, यानी कि छूने में सोपी की तरह होते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो यही आप लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में। फर्स्ट आपका बीटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में आप उसको जब चखेंगे या उसको जब खाएंगे तो आपको थोड़ा कड़वा लगेगा वो, तो यही कहते हैं बीटर इन टेस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है सोपी इन टच, यानी कि उसको अगर टच करेंगे तो
तो जैसे आप सोप को टच कर रहे हैं, जैसे साबुन को टच कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा आपको। थर्ड प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं कि अल्कलाइज वाला जो है आपका, जैसे अल्कलाइज वो बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, तो आप कह सकते हैं बेसिस में बी सॉल्युबल और मे बी नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये भी हो गया कि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं। और एसिड्स में आपका तो सारे एसिड सॉल्युबल होते हैं, तो बेसिस में ऐसा नहीं है। मे बी आर मे बी नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि हो भी सकता है कि सॉल्युबल हो सकता है सॉल्युबल ना भी हो वाटर में। ये तो आपका थर्ड प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जब हमने पहले ही पढ़ चुका है, यानी कि आप पहले ही देख चुके हैं। बीटर वाला और सोपी वाला तो आपको पहले पढ़ा दिए थे स्टार्टिंग में ही। और आप अल्कलाइज में भी देख चुके थे कि कुछ बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेसिस नहीं होते। अब आपका इसमें दे रखा है कि जो बेसिस होते हैं वो वाटर में ओ या हाइड्रो ऑक्साइड के आयन रिलीज करते हैं। रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन वाटर, ये वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड के आयन रिलीज करेंगे। और जो पूरा आयन रिलीज कर देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कुछ कम रिलीज करेगा आयन हाइड्रो ऑक्साइड का हो जाएगा वीक बेस। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कंप्लीट होता है। अब देखिए आप यूजेज ऑफ बेस। जिस तरह आपने यूजेज ऑफ एसिड्स देखा था, इसी तरह यूजेज ऑफ बेस देखिए कि बेसिस को कहाँ कहाँ पे यूज होता है या कहाँ पे यूज करते हैं। जो लिखा है ये लिखना है आगे, यूजेज ऑफ बेसिस, यानी कि बेस का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए आपका जो बेसिस का यूज होता है वो आपका ब्लीच बनाने में या साबुन बनाने में यूज होता है। ले लीजिए फर्स्ट यूज इसका क्या है, यूज इन मेकिंग ब्लीच एंड सोप्स, या बहुत क्लीनिंग एजेंट बनाने के लिए और कई क्लीनिंग एजेंट बनाने के लिए। क्लीनिंग एजेंट में जो साफ सफाई करने वाले चीज वस्तु होते हैं उसको बनाने में इसका यूज होता है। अब आपका देखिए सेकंड बेस का यूज क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जानते हैं आप कि एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है एसिडिटी में। अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, अगर आप इसको ड्रिंक पी लेंगे तो आपका जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगा, या ऐसा भी होता है खत्म हो जाए। तो ले लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लिख दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन एसिडिटी, यानी कि जब आपको एसिडिटी हो जाए, कब्ज हो जाए, तब आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना चाहिए। ये बेसिक होता है। और जो एसिडिटी होती है वो एसिड होता है, तो जब एसिड हो आपको एसिडिटी जब एसिड के द्वारा होता है, तो अगर आप बेस ले लेंगे या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे तो एसिड बेस मिलकर एसिडिटी खत्म कर देंगे, यानी कि एसिड का भी एक्शन खत्म हो जाएगा और बेस जाएगा उसका भी एक्शन खत्म कर देगा एसिड। तो इस तरह आपका न्यूट्रल मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा आपका एसिडिटी, यानी कि कुछ नहीं रहेगा आपको। अब देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका यूज होता है साबुन बनाने में, या एक कपड़ा आता है रेयन, रेयन बनाने में भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड रेयन। रेयन होता है आर्टिफिशियल सिल्क, इसको मैंने आपको एसिड में पढ़ाया। एसिड का भी इसमें एक एसिड का भी यूज होता है रेयन बनाने में, और बेस का भी इसमें यूज होता है। तो मैंने आपको एसिड में भी पढ़ाया था। रेयन क्या था, रेयन होता है आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि सिल्क की तरह दिखने वाला कपड़ा। इस तरह आपका यूज आप बेस भी होता है कंप्लीट। आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस बिटवीन क्या है, डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है, देख लीजिए इसको भी। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो गाइस मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आपको मैं
बोल कर बता देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं बोल के बता देता हूँ कि डिफरेंस आखिर क्या है एसिड्स और बेस में। तो आपका पहला तो यही डिफरेंस बन जाएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो सॉर रहते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं। तो क्या ले सकते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट व्हाइल बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। तो आपका पहला ही हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आपका बन जाएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं कोरोसिव। तो कोरोसिव इन नेचर यानी कि जो उनका प्रकृति होता है कोरोसिव होता है, और जो बेसिस होते हैं वो सोपी होते हैं, तो उसको बोल सकते हैं सोपी इन नेचर या सोपी इन टच। आपके हो गया दो डिफरेंस। थर्ड आ देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, आपका जो एसिड्स होता है वो सारा सॉल्युबल होता है वाटर में। देखिए सारे एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और व्हाइल यानी व्हाइल मींस क्या होता है, जबकि बेसिस आर नॉट ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जितने भी सारे बेसिस हैं वो पूरे सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, यानी कि बेसिस में भी आर में भी नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बेसिस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो आपका ये भी हो गया एक डिफरेंस, यानी कि आपका 4 डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, जो एसिड्स होता है वो वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स निकालता है। तो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर व्हाइल बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड एटम्स इन वाटर। एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन एटम निकालता है वाटर में, और जो बेस होता है वो हाइड्रो ऑक्साइड एटम निकालता है वाटर में। तो ये आपका एवी डिफरेंस हो गया। अब देखिए एसिड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, यानी कि एसिड से रिएक्ट विथ बेसिस। क्यों रिएक्ट करते हैं, साल्ट बनने के लिए ना, टू फॉर्म साल्ट, यानी कि साल्ट बनने के लिए रिएक्ट करते हैं। यही आपका इधर का इधर कर दीजिए, और क्या एसिड में एसिड का लिख दीजिए और बेसिस में बेसिस का पहले आगे लिख दीजिए, यानी कि बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये आपका ये डिफरेंस हो जाता है, पार्ट डिफरेंस। तो इस तरह आपका डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस होता है कंप्लीट। अब देखिए आपका दिए रखा है हाथ में इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज होता है एसिड्स और बेस जानने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस, ये जानने में जो हेल्प करेंगे उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। यानी कि दी सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि ये सब्सटेंस जो एसिड से हो तो बताएं और बेसिस हो तो उसको बताएं कि बेस है एसिड, यानी कि इनको इंडिकेटर्स को कहते हैं हेल्पर्स कह सकते हैं, कि सहायक होते हैं बताने में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है कौन सा सब्सटेंस। तो आइए इसको भी कर लेते हैं इंडिकेटर्स भी। इंडिकेटर्स का मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, द सब्सटेंस which tell us that who substance is acids and who substance is bases, यानी कि ये चीज एसिड है चीज बेस है, ये बताने में जो हेल्प करेंगे उसी को इंडिकेटर्स बोलेंगे। तो आप इसको लिख भी लीजिएगा अपने बना के, या मैंने जो बताया उसको लिख लीजिएगा। तो इंडिकेटर्स का मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब देखिए आपका पहले इसमें इंडिकेटर्स में 3 टाइप्स दे रखे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट आपको दिया है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द थर्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये आपका 3 इंडिकेटर्स हैं, तो आप तीनों लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हमें इंडिकेटर्स का आपको डेफिनेशन बता ही चुका, तो लिखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो इसमें आपको पहला मिलेगा नेचुरल, क्या मिलेगा, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरली इंडिकेटर्स क्या होंगे, तो नेचुरल इंडिकेटर्स वही होंगे, इसमें नेचुरल आ रहा है ना, कि मतलब द इंडिकेटर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड नेचुरली, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचुरली पा सकते हैं, उससे आप कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यह तो आपका इजी है क्योंकि आगे नेचुरल लगा है। तो इस तरह आपका ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है इसका डेफिनेशन हो जाता है। सेफ स्लाइड ऑफ कर। तो अब देखिए जो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसमें आपका कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। तो इसमें आपका पहला दे रखा है चाइना रोज। अब चाइना रोज क्या होता है गाइस, चाइना रोज होता है हिबिस्कस, हिबिस्कस मींस गुड़हल, जो आपका गुड़हल फूल होता है तो उसी को बोलते हैं चाइना रोज। तो आप लिख लीजिए पहले अभी आपका ए नंबर मिलेगा नेचुरल इंडिकेटर में। नेचुरल इंडिकेटर का मैं बता ही चुका हूँ, द इंडिकेटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड नेचुरली। देखिए इसमें ए टाइप आपका चाइना रोज या हिबिस्कस बोलिए, आर हिबिस्कस गुड़हल। तो गाइस ये किस तरह आपका हेल्प करता है कि कौन सा एसिड से कौन सा बेस है ये जानने में किस तरह आपका हेल्प करेगा। तो गाइस इसमें दे रखा है जब एसिडिक चीज होगा
तो ये डार्क पिंक हो जाएगा। जो इसकी पत्तियां होंगी अगर उस पर आप एसिडिक चीज टच करा देंगे तो वो उसका जो कलर होगा हो जाएगा डार्क पिंक। उसके जो पत्ती निकली होती है उसका जो कलर हो जाएगा डार्क पिंक इसको टच कराने पे। तो लिख लीजिए एसिड्स बाई एसिड, यानी कि एसिड के कारण क्या होगा, टर्न डार्क पिंक। क्योंकि एसिड जब इसमें टच करा देंगे तो टर्न डार्क पिंक, यानी कि डार्क पिंक की तरफ टर्न हो जाएगा, यानी कि डार्क पिंक की तरफ का कलर हो जाएगा, डार्क पिंक की तरह हो जाएगा। और बेसिक से क्या होगा गाइस, इसमें आपका बेसिक से होगा ग्रीन, यानी कि अगर बेसिक सब्सटेंस आ जाए बेस वाला तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। लिख लीजिए बाई बेसिस टर्न पिंक, टर्न ग्रीन, टर्न ग्रीन, यानी कि ये बेसिस से ग्रीन कलर में हो जाएगा। अब आगे देखिए सेकंड क्या दे रखा है। सेकंड आपका दे रखा है टर्मरिक। हल्दी जो आता हो आपका होता है वो किस तरह बताएगा कि कौन सा चीज एसिड से कौन सा चीज बेस है। नेचुरल इंडिकेटर में ही आपका बी नंबर दे रखा है टर्मरिक। अब देखिएगा टर्मरिक आप सब जानते हैं हल्दी। अब ये किस तरह बताएगा कि कौन सा चीज एसिड से और कौन सा चीज बेस है। अब गाइस इसमें आपको दे रखा है कि इट इज, जब आपको इसमें एसिड से टच करा देंगे इसको, जब आप इसको एसिड से टच करा देंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा। इसमें आपको दे रखा है जब एसिड से टच कराएंगे तो हो जाएगा येलो कलर का होता है, येलो ही कलर रहेगा, यानी कि नो चेंज। आप बोल सकते हैं नो चेंज, तो ऐसे लिख लीजिए आप बाई एसिड से नो चेंज, और बाई बेसिस टर्न रेड, यानी कि रेड कलर का हो जाएगा। जैसे गाइस आप अपने घर पे देखते होंगे जो बर्तन वर्तन को कभी सुखाते हैं तो इसमें जब डिटर्जेंट लगा देते हैं तो हो जाता है रेड कलर का। तो रेडिश कलर जो इसमें आ जाता है वो आप समझ नहीं पाते हैं किस तरह आया। तो जो बर्तन सफा रहे होते हैं उसमें हल्दी लगा होता है, तभी जब उसमें डिटर्जेंट लगाया जाता है या सर्फ लगाया जाता है, सर्फ जो होता है बेसिक नेचर का होता है, तो इसीलिए वो हो जाता है रेड कलर का हल्का। तो वही चीज है कि टर्मरिक में जब बेसिस को टच कराएंगे तो हो जाएगा रेड कलर का, रेड कलर में हो जाएगा। तो यानी कि एसिड से नो चेंज, बेसिस से टर्न रेड। इस तरह आपका टर्मरिक भी होता है। अब देखिए आपका दे रखा है रेड कैबेज, यानी रेड कैबेज में जो लाल कलर की पत्ता गोभी आती है। नंबर दे रखा है रेड कैबेज, यानी कि लाल कलर की जो पत्ता गोभी आती है, तब वो किस तरह आपको बताएगा कि ये कोई चीज एसिड से कोई चीज बेस। तो बाई एसिड्स, यानी कि एसिड्स के प्रेजेंस में किस कलर का हो जाएगा गाइज, आपका एसिड के प्रेजेंस में वो रेड कलर का हो जाएगा, टर्न रेड, यानी कि वो थोड़ा एकदम रेड कलर का नहीं होता है वो। इसका नाम तो है रेड कैबेज, लेकिन एकदम रेड नहीं होता है, ये आपको थोड़ा डार्क पिंक कलर का होता है। डार्क पिंक कलर का होता है तो पर्पल कलर का समझ लीजिए, पर्पल कलर, तो पर्पल कलर का होता है। अगर आप एसिड से इसको टच करा देंगे तो हो जाएगा रेड कलर का, एकदम रेड हो जाएगा, टर्न रेड। और जब आप बेस से इसको टच करा देंगे तो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। जब बेस से टच करा देंगे हो जाएगा ग्रीनिश येलो, यानी कि ग्रीनिश में सारा येलो में पीला, यानी कि हरा पीला कलर का हो जाएगा, थोड़ा हरा भी रहेगा थोड़ा पीला भी, इस तरह आपको दिखेगा ये। तो यानी कि बेसिस से आपका ग्रीन से येलो हो जाएगा, एसिड से रेड कलर का हो जाएगा पर्पल से। तो इस तरह का ही आपका रेड कैबेज भी होता है कंप्लीट। अब आपका लास्ट टाइप दे रखा है नेचुरल में लिटमस, लिटमस पेपर जो आता है। अब गाइस लिटमस क्या होता है, तो आप लिटमस को जानते ही है, नेचुरल का पढ़ रहे हैं, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। अब इसको निकालते हैं कहाँ से गाइस, इसमें थोड़ा आपको ब्रीफली बताना पड़ेगा। जो लिटमस होता है गाइस ये लिचन से निकाला जाता है। लिचन क्या होता है गाइस, तो लिचन आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ही पढ़ चुके हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ चुके होंगे कि लिचन जो होता है वो ग्रुप होता है जिसमें क्या आता है आपका, इसमें दो प्लांट्स आ जाते हैं, एक आपका अलगे होता है, फंगी आ जाता है, तो दोनों के ग्रुप को कहते हैं लिचन। तो इसी लिचन से लिटमस को निकाला जाता है। फिर लिटमस को बॉयल करके उसका एक, लिटमस को बॉयल कर देते हैं, तो बॉयल करने पे एक
जब बॉयल करेंगे पानी में तो पानी पूरा हो जाएगा वो पिंक कलर का, तो उसी से लिटमस पेपर बना देते हैं। यानी कि जो पिंक कलर का हो जाता है लिटमस को बॉयल करने पे वाटर में जब इसको बॉयल करेंगे तो पूरा वाटर हो जाएगा पिंक कलर का। उसके बाद एक पेपर लेंगे, पेपर पे उस कलर को ले लेंगे जो कलर हो जाएगा पर्पल कलर का, इस तरह लिटमस पेपर आपको बना लेंगे। लिटमस पेपर आप क्या कह सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, यानी कि लिचेंस से निकाला जाता है। बस आप इतना जानिए कि लिटमस पेपर आप इसका देख लीजिए एसिड में क्या होगा और बेसिस में क्या होगा। एसिड में ये लिटमस पेपर किस तरह हो जाएगा, लिटमस पेपर आपके कई कलर के आते हैं, रेड कलर के और ब्लू कलर के आपके मेन होते हैं, यही का ज्यादा काम होता है। देख लीजिए बाई एसिड्स, यानी कि एसिड जब छोटे करा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि जो ब्लू कलर का होगा उस पर आप टच करेंगे एसिड को, ये नहीं कि आप रेड कलर पे एसिड टच कर देंगे, तो रेड कलर पे अगर एसिड टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ब्लू कलर पे, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा जब उस पे एसिड टच होगा तो ब्लू लिटमस टर्न रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड कलर का हो जाएगा एसिड्स के प्रेजेंस में जब एसिड टच करेंगे। और बेसिस में क्या होगा आपका, बेसिस में लिटमस पेपर अगर आप ब्लू लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर लेंगे, जब बेसिस को रेड लिटमस पेपर पे टच कराएंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू कलर का, तो रेड लिटमस टर्न ब्लू। इस तरह आपका पता चल गया लिटमस पेपर में क्या होता है, किस तरह एसिड्स में क्या होता है। जैसे आपको पता लगेगा लिटमस पेपर 3-4 रंग कलर के आते हैं, तो आपका मेन कलर होता है ब्लू और रेड, यानी कि अगर ब्लू पे एसिड्स को टच कराएंगे तो रेड हो जाएगा, और अगर रेड वाले पे बेसिस को टच कराएंगे तो हो जाएगा ब्लू। तो गाइस इस तरह आपका लिटमस पेपर भी कंप्लीट होता है। आपका आ गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक आपको मैं बता चुका हूँ, जो मेन सिंथेटिक मैन मेड होता है, नेचुरल बता चुका मैं आपको, सिंथेटिक होता है मैन मेड, यानी कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सेकंड आपका दिया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो मैन मेड हो, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो या केमिकल से जो बनाया गया हो उसको बोलेंगे आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें आ जाएगा आपका फेनोप्थलीन दिया हुआ है, इसमें ही आपका यानी कि मैन मेड, इसका डेफिनेशन आपका हो गया मैन मेड इंडिकेटर्स या द इंडिकेटर्स विच इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा फेनोप्थलीन, और एक आता है मेथिलो ऑरेंज, तो मेथिलो ऑरेंज भी इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो अब देखिए फेनोप्थलीन और मेथिलो ऑरेंज किस कलर में चेंज हो जाएंगे एसिड्स और बेसिस टच करने पे। तो आपका इसमें पहला एग्जांपल हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, आप जान ही चुके हैं मैन मेड या द इंडिकेटर स्टेट मेड अप ऑफ केमिकल्स। इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपको पहला हो जाएगा ए नंबर, वो हो जाएगा फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन अब गाइस इसमें क्या होगा, इसमें जब एसिड टच कराएंगे, जब फेनोप्थलीन में एसिड टच कराएंगे तो क्या होगा, एसिड्स पे हो जाएगा कलरलेस, यानी कि कोई कलर नहीं रहेगा इसमें, प्रचलन में कोई कलर नहीं आएगा, यानी कि कलर होगा जो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा जैसे एसिड टच कराएंगे। कलरलेस जैसे आपका वाटर कलरलेस है इस तरह ही हो जाएगा एसिड से। अब बेसिस से क्या होगा आपका, बेसिस से आपका हो जाएगा पिंक कलर का, जब बेस टच कराएंगे तो टर्न पिंक, यानी कि पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में है मेथिलो ऑरेंज, इसमें सेकंड एग्जांपल है बी नंबर मेथिलो ऑरेंज। अब जिसमें क्या होगा, तो इसमें जब एसिड टच कराएंगे तो हो जाएगा पिंक कलर का, एसिड टच कराने पे टर्न पिंक, यानी कि पिंक कलर का हो जाएगा। नंबर बी बाई बेसिस, यानी कि जब बेसिस टच कराएंगे तो आपका हो जाएगा येलो कलर का। इसमें भी आपका केवल दो ही एग्जांपल दिया है सिंथेटिक इंडिकेटर में, इस तरह आपका सिंथेटिक इंडिकेटर हो जाता है सॉल्व। अब देखिए आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है। अब गाइस आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है वो मिक्सचर होता है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस का, इंडिकेटर्स का, यानी कि इसमें एच भी बताएगा और बेस भी बताएगा, यानी कि ये भी बताएगा आपको कितना एसिडिक वो सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो कितना बेस वो है, कितना बेसिक है, ये भी आपको बताएगा। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक
एसिडिक एंड बेसिक इंडिकेटर्स डेट शोज डिफरेंट कलर ओवर ए रेंज ऑफ पीएच स्केल, जो आपको डिफरेंट कलर दिखाएगा। यानी कि पीएच स्केल आपके पास, इसमें आपको एक पीएच स्केल मिलेगा। यानी कि पीएच स्केल में आपको बताया जाएगा कि कोई बेसिक कलर का हो तो कितना बेसिक है वो, कोई एसिडिक कलर का हो तो कितना एसिड है, इसमें कितना एसिडिक है, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आप देख लीजिए, आपको इससे एक सीट मिलेगा, एक आपको ऐसे पेपर का सीट मिलेगा, इसमें आपको ऐसे बना रहेगा। फिफ्टीन, यानी कि आपको 15 स्ट्रिप दिया रहेगा, 15 स्ट्रिप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी आप थोड़ा काट दीजिए। होता है आपका इस तरह 15। अभी आपका पीएच स्केल बन चुका है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका बीच में आपका 0 रहेगा, और यहाँ आपका बीच में 7 रहेगा आपका। यहाँ से 0 से 7 स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8, ऐसे आपका हो जाएगा। एक कम पड़ गया, इस तरह आपका हो जाएगा 14। यानी कि इसमें आपको, ये सही था, इस तरह आपका बन जाएगा पीएच स्केल। इसका जो आपका 7 नंबर का है, ये 7 नंबर आपका होगा एकदम ग्रीन। 7 नंबर क्या होगा आपका, थोड़ा ये होगा एकदम ग्रीन। और जो आपका 0 नंबर दिया हुआ एकदम रेड होगा, ये आपका होगा एकदम रेड। और जहाँ पे 14 नंबर दिया है, ये आपका एकदम होगा ब्लू कलर का। तो गाइस इसमें देखिए आप, जो 7 नंबर दिया हुआ ये होगा आपका न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिप करने पे ग्रीन कलर दे, या सॉल्यूशन उसका बनाने पे अगर ग्रीन कलर दे वाटर में, तो समझ लीजिए वो न्यूट्रल है। अगर आपका कोई सब्सटेंस है वाटर में, आप उसको डिजोल्व करें और आपको रेड कलर मिल जाए, तो समझ लीजिए वो बहुत ही एसिडिक है। और आपका, और जैसे और कोई बेस आपके पास है, तो बेस अगर आप वाटर में डिप कर देते हैं, तो आपको अगर एकदम ब्लू मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपको ये सब अपना, इसमें तो मैं कलर बना नहीं सकता हूँ, इसलिए आप कलर अपने बुक में देख लीजिएगा कौन कौन सा कलर है। यानी कि आपका से यहाँ 8 से लेके 14 तक क्या होता है, बेसिस के नेचर मिलेंगे। यानी कि 8 से 14 के बीच में जो कलर आ जाए किसी चीज का पानी पे मिलाने पे, समझ लो वो बेसिक नेचर का है। जितना ही कम कलर आए उतना ही कम बेसिक है, जितना ही इधर का कलर आएगा उतना ही ज्यादा बेसिक है। अगर ब्लू कलर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो एकदम बेसिक है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। और इधर आइए, इधर आप देखिए, तो ये 8 से 14 आपका बेसिक हो गया, 8 से 14 बेसिक, यानी बेसिस के लिए। आपका 7 तो न्यूट्रल ही है, 7 में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, 7 तो न्यूट्रल है, इसमें आप कुछ नहीं बता सकते हैं कि एसिड है या बेस। इधर आपका 6 से लेके, या 0 से लेके 6 तक, 0 से लेकर 6 तक एसिड्स के लिए है, या एसिडिक नेचर। जिनका नेचर एसिडिक होगा वो इस कलर में आएंगे, 0 से लेकर 6 तक इस कलर में आएंगे। जिनका नेचर होगा एसिडिक, या जो एसिड्स होंगे वो इस इतने जो आपके बुक में दिया होगा, जैसे 6 तक जो कलर दिया होगा उस कलर में आ जाएंगे, समझ लीजिए एसिडिक है। तो इसमें आप गाइस यहाँ पर कलर्स का होता है खेल, तो कलर्स आप देख देख बता सकते हैं कि ये कौन सा है, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो गाइस यही था आपका पीएच स्केल। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आपको पीएच स्केल पढ़ना जरूरी है, इसमें पीएच स्केल दिया है। तो इस तरह गाइस आपका ये भी होता है कंप्लीट, इंडिकेटर्स भी। तो आइए अब देखते हैं साल्ट्स। एसिड्स आपका कंप्लीट हो चुका, बेसेस आपके कंप्लीट हो चुके। अब देखिए साल्ट्स क्या होता है। साल्ट्स, अब गाइस साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स का हिंदी होता है लवण, आप इसको जानते हैं। अब देखिए होते क्या है साल्ट्स। साल्ट्स जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एसिड को इतना ले लिया तो बेस को थोड़ा सा लीजिए, यानी कि इसमें एक प्रोपोर्शन होता है कि इतना एसिड लीजिए, अगर ये एसिड ले रहे हैं तो इतना लीजिए, अगर ये वाला बेस ले रहे हैं तो इतना लीजिए, तभी साल्ट बन पाएगा।
इसमें आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना बेस लेना पड़ेगा, कितना एसिड। तो ये अभी आपके एक सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आप यही जानिए कि एक एसिड और एक बेस अगर मिलेगा तो हमारा बनेगा साल्ट। और ऐसा नहीं है कि हम चाहे जितना एसिड ले चाहे जितना बेस ले लें, उसमें थोड़ा एसिड उसके प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा, थोड़ा बेस सही प्रोपोर्शन में लेने पे हमको मिलेगा सॉल्ट। तो कर सकते हैं सॉल्ट, लेकिन होता क्या है न्यूट्रल। सॉल्ट क्या होता है न्यूट्रल, ना ये एसिडिक नेचर का होता है ना ये बेसिक नेचर का होता है, ये होता है न्यूट्रल। और दूसरा क्या लिख सकते हैं फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। किस तरह फॉर्म होता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन इन राइट प्रोपोर्शन, यानी कि सही मात्रा में लेने पे जो रिएक्शन होगा तो आपको ये मिलेगा साल्ट मिलेगा। तो गाइस मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको साल्ट भी समझ में आ रहा है, यानी कि ये होता है न्यूट्रल और आपको मिलता किस तरह है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन राइट प्रोपोर्शन, यानी कि सही मात्रा में लेने पे एसिड बेस को आपको साल्ट मिलेगा। एवरी साल्ट हैज ए मेटल एंड ए नॉन मेटल पार्ट। एवरी लीजिए salts have both metal and non metal part। जो आपके पास सॉल्ट है उसमें आपका मेटल पार्ट भी होगा और नॉन मेटल भी। मेटल आप जानते हैं धातु, और नॉन मेटल भी हो जाते हैं अधातु, जो धातु ना हो। तो आपके जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl, NaCl। तो इसमें ये साल्ट है ना आपका NaCl, जो आप कॉमन साल्ट है जो आप रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये वाला साल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, दीदी इन्वर्टर ऑन कर दो। तो जो NaCl है आपका कॉमन सॉल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सॉल्ट है ये एक सॉल्ट है ना, जिसमें आपको मेटल पार्ट भी मिलेगा और नॉन मेटल पार्ट भी मिलेगा। मेटल पार्ट आपका इसमें क्या है Na क्या है, Na होता है सोडियम। Na किसका फॉर्मूला होता है सोडियम का, तो ये आपका हो गया मेटल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें Cl है, तो Cl क्या होगा, Cl होता है क्लोराइड, जब का होता है नॉन मेटल। क्या होता है नॉन मेटल। तो यही था गाइस, यानी कि जो साल्ट होता है इसके पास मेटल पार्ट भी होता है और नॉन मेटल पार्ट भी होता है, यानी कि मेटल भी इसके पास होता है, नॉन मेटल से वो बनता है, इतना समझ लीजिए आप। अब गाइस इसमें आपका दे रखा है न्यू अच्छा जो आपका ये दे रखा है साल्ट में चीज और आपको बता दे रखा है कि जो नॉन मेटल पार्ट है, यानी कि जो क्लोराइड है ये नॉन मेटल है ना, तो ये आपको मिलेगा एसिड से, यानी कि इन साल्ट नॉन मेटल पार्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड्स एंड मेटल पार्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसेस, यानी कि जो मेटल पार्ट है वो बेसिस से ऑब्टेन करेंगे, बेसिस से मिलेगा, जो नॉन मेटल पार्ट है वो एसिड से मिलेगा। अब देखिए आप इसमें आप दे रखा न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके बाद आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। बस आप न्यूट्रलाइजेशन देखिए क्या होता है। अब गाइज आपका न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो गाइज न्यूट्रलाइजेशन वही होता है जो आपका एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और फिर आपको बाई प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्शन के बाद आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, आपको बाई प्रोडक्ट में मिल जाता है सॉल्ट, वाटर और थोड़ा हीट भी मिलता है। तो इसे को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या बोल सकते हैं, एक रिएक्शन होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है। तो दी रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है इन विच, देख सकते हैं इन विच, जिसमें एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड्स और बेसेस रिएक्ट करते हैं। और क्या लिख सकते हैं देन प्रोड्यूसेस, देन तब प्रोड्यूसेस साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड और साथ में आपका थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है, एंड हीट। तो यही है आपका, इसको आप इक्वेशन में भी लिख लीजिए। इक्वेशन में आप क्या हो जाएगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू, ये यानी कि ये एरो ना, ये एक एरो का साइन इक्वल टू नहीं, एरो का साइन बनेगा आपका। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा
साल्ट मिलेगा आपको प्लस वाटर प्लस हीट। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, एक न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल ले लीजिए। तो आप एसिड की जगह लीजिए, एसिड की जगह आप HCl ले लीजिए, ले लीजिए HCl। तो आपको एसिड की जगह जब HCl लेंगे और बेस की जगह ले लीजिए, एक बेस आप लीजिए NaOH। क्या ले लेंगे आप? NaOH। यानी कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। कौन सा एसिड लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl, और आपने उसी की जगह एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जो है NaOH। यानी कि आपने राइट प्रोपोर्शन में लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। ऐसा नहीं है कि एसिड को बहुत ज्यादा लेंगे बेस को थोड़ा कम ही लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इक्वल प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। तो आप जब दोनों लेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में एसिड्स को बेसिस को, तो आपको मिल जाएगा साल्ट की जगह क्या मिलेगा? NaCl। साल्ट की जगह आपको मिल जाएगा NaCl, यानी कि जो कॉमन साल्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वाला आपको मिल जाएगा नमक। और जो नमक आप कहते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं नमक, उसे बोलेंगे NaCl, उसे बोलते हैं। तो आपको मिलेगा NaCl प्लस वाटर भी आपको मिल जाएगा H2O। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए H2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो H2O हो गया, और H2O वाटर मिल गया, मतलब कि हमको। और इसके साथ थोड़ा आपको हीट भी मिलेगा, थोड़ी गर्मी पैदा होगी। यानी कि जहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना चाहिए, वरना एसिड जो हीट निकलेगा इससे आग वाग भी लग सकता है, ऐसी भी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आग भी लग सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है ये रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका यही था, द रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट and then produce salt, water and heat। ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें आपको थोड़ा आगे दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसी का यूज दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इजी है। इसमें मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, जैसे एसिडिटी इन स्टोमक, यानी कि स्टोमक में हो गया है आपको एसिडिटी, यानी कि कब्ज हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर एसिडिटी हुई है वो एसिड्स के कारण होती है। जब स्टोमक में एसिड ज्यादा हो जाता है या एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हो जाती है एसिडिटी। तो उसके लिए आप जानते हैं कि जब एसिड है हमारे अंदर स्टोमक में, और जब बेस अगर हम ले लेंगे या कोई बेसिक चीज अगर एक्सटर्नल से ले लेंगे इंटरनल में, तो हमारा जो एसिडिटी है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए हम बेकिंग सोडा, यानी कि जो इनो आता है, इनो में बेकिंग सोडा ही होता है, तो या तो उसको पी लेंगे सॉल्यूशन बना के उसका, यानी कि इनो को पानी में मिला के, या तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी सकते हैं, ये भी बेसिक होता है MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम पी सकते हैं एसिडिटी में, तो सही हो जाएगा। तो यही आपका एप्लीकेशन था न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है इसमें एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला यही हो गया कि जो स्टोमक में एसिडिटी होता है कब्ज होता है, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का काम होता है, इसमें भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल हो जाता है, जो हमें कब्ज होता है न्यूट्रल हो जाता है। आपका दे रखा है एसिड इन इंसेक्ट बाइट, जैसे आपको हाड़ा काट लिया, हनी भी मधुमक्खी काटती, तो मधुमक्खी जब काटती है तो वो एक एसिड छोड़ देती है जहाँ पे काटती है, तो उस एसिड को खत्म करने के लिए हम बेस लेंगे। तो जब बेस में लगा लेते हैं हाथ में, या बेकिंग सोडा ले ली, बेकिंग सोडा जब लगा लेंगे, बेसिक नेचर का है क्योंकि, तो लगा लेंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा, यानी कि सही हो जाएगा जो दर्द हो रहा है, एसिड के कारण दर्द हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। या आपको हाड़ा काट लिया, तो हाड़ा जो होता है वो बेस लिया रहता है, उसके जो स्टिंग होता है उसमें बेस होता है, तो बेस छोड़ जाता है, तो जब बेस छोड़ जाएगा तो हम विनेगर लगा लेंगे, यहाँ पे क्या लगा लेंगे? विनेगर, क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो बेस हमको छोड़ गया हमारे हाथ में या जहाँ काटा, तो वहाँ पे जब हम एसिड लगा लेंगे या विनेगर लगा लेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि बेस और एसिड मिलके न्यूट्रल कर देंगे। बस आपका यही सब था। और प्रोटेक्टिंग अवर टीथ, यानी कि अपने दांत को प्रोटेक्ट करने में, तो दांत जो आप भोजन खाते हैं इसमें एसिड होते हैं, तो जब एसिड खाते हैं तो उसमें हमारे दांत में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो एसिड को लेकर हमारे दांत में होल कर देते हैं, हमारे दांत में छेद कर देते हैं, तो वो ना हो पाए, ना होने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे टीथ पे जो एसिड है, यानी कि जो मुंह में एसिड चला गया माउथ में, तब उसको हम न्यूट्रल करने के लिए हम टूथपेस्ट लगाते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि यही, यानी कि जो आपका होल होता है वो नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप अगर टूथपेस्ट करेंगे तो। और यही था आपका एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इस तरह आपका चैप्टर होता है एसिड बेस साल्ट का कंप्लीट। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा मोर वीडियोज के लिए। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू, बाय बाय।